सोचकर देखिए, एक ऐसी लड़ाई जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 44 साल तक चली, और हथियार एक भी नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गजब की कहानी की जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि धैर्य, एकता और अटूट इरादे की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी है मेवाड़ के बिजोलिया के किसानों की, जिन्होंने लगभग आधी सदी तक बिना कोई हथियार उठाए एक बेहद ताकतवर और जालिम सामंती निजाम को चुनौती दी। ये सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े या टैक्स के खिलाफ एक आंदोलन नहीं था। नहीं, ये तो इंसानी गरिमा, आत्मसम्मान और इंसाफ के लिए लड़ा गया एक बहुत लंबा और कभी ना थकने वाला संघर्ष था। इस कहानी में आपको जुल्म की इंतहा मिलेगी, तो वहीं आपको इंसानी सहनशक्ति का शिखर भी दिखाई देगा। ये मुश्किल हालात में इंसान की जीत की एक ऐसी शानदार मिसाल है जो आज भी हमें हिम्मत देती है। तो चलिए सीधे बिजोलिया चलते हैं और इस 44 साल लंबे संघर्ष की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए सबसे पहले उस बोझ को महसूस करते हैं जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं, अपनी जमीन को अपनी माँ की तरह सींचते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन जब फसल कटती है तो आपकी मेहनत का फल आप तक पहुंचता ही नहीं। बिजोलिया के किसानों के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि ये उनकी रोजमर्रा की कड़वी हकीकत थी। उन पर सिर्फ लगान ही नहीं, बल्कि छोटी बड़ी मिलाकर कुल 84 तरह की लाग बाग यानी टैक्स लगाए गए थे। 84, 84, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये तो शोषण का वो मकड़ जाल था जिसमें किसान की हर सांस फंसी हुई थी। हल चलाने पर टैक्स, घर में चूल्हा जलाने पर टैक्स, कुआं खोदने पर टैक्स, और हद तो तब हो गई जब अपनी ही बेटी की शादी की खुशी मनाने पर भी चौरी कर नाम का अपमानजनक टैक्स देना पड़ता था। ये संख्या 84 वो नींव थी जिस पर 44 साल के सबसे बड़े अहिंसक विद्रोह की इमारत खड़ी होने वाली थी। अब जरा उस संघर्ष के समय पर नजर डालिए। 44 साल सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन सोचिए इसका मतलब क्या है। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था जो कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो गया हो। ये 1897 में शुरू हुआ और 1941 में जाकर खत्म हुआ। एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन इस आंदोलन को लड़ते लड़ते जवान से बूढ़ी हो गई। जिन बच्चों ने अपने दादा को इस संघर्ष की शुरुआत करते देखा, उन्होंने अपने पोतों को इसकी जीत का जश्न मनाते हुए पाया। 44 साल तक उम्मीद की लौ को जलाए रखना, दमन और निराशा के सबसे काले दौर में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना और अपने लक्ष्य से 1 इंच भी न भटकना, यही वो बात है जो बिजोलिया आंदोलन को दुनिया के इतिहास में बिल्कुल अलग बनाती है। ये संख्या हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय कभी कभी एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का इंतजार और इम्तिहान मांगता है। और अब इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे जरूरी सच, तो इतने साल, इतना जुल्म, इतना अत्याचार, तो गुस्सा तो फूटा होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई होगी, है ना? लेकिन यही तो बिजोलिया की कहानी का सबसे सबसे अनोखा पहलू है। पूरे 44 साल के इस लंबे और थका देने वाले संघर्ष के दौरान किसानों ने हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाया। इसका स्कोर था 0, 0, बिल्कुल एक भी हिंसक घटना नहीं। उस दौर की कल्पना कीजिए जब दुनिया भर में क्रांतियों, बंदूकों और तलवारों के दम पर लड़ी जा रही थीं। उस दौर में बिजोलिया के धाकड़ किसानों ने सत्याग्रह, असहयोग, सामाजिक बहिष्कार और संगठन की शक्ति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय मंच पर आने और सत्याग्रह को एक देशव्यापी हथियार बनाने से भी बहुत पहले बिजोलिया के इन किसानों ने अहिंसक प्रतिरोध की ताकत को न सिर्फ पहचान लिया था, बल्कि उसे सफलतापूर्वक जीकर भी दिखाया था। ये शून्य हिंसा की गैर मौजूदगी का ये प्रतीक इस आंदोलन को नैतिकता के एक बहुत ऊंचे मकाम पर खड़ा कर देता है। तो ये 3 नंबर हमने देखे, 84, 44 और 0। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर अन्याय की वो जमीन कैसी थी जिस पर इतने बड़े विद्रोह की फसल होगी? इतने बड़े और लंबे आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वो उस सामंती व्यवस्था में थीं जो सदियों से मेवाड़ की धरती पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी। अब हम इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलेंगे और उस अन्याय की नींव को समझेंगे जिसने बिजोलिया की उपजाऊ भूमि पर विद्रोह की फसल तैयार कर दी थी। हम देखेंगे कि मेवाड़ रियासत के इस प्रथम श्रेणी के ठिकाने की सामाजिक और आर्थिक बनावट कैसी थी और कैसे ये किसानों के शोषण का एक आदर्श मैदान बन गई थी। चलिए उस दौर के बिजोलिया की मिट्टी में दबे शोषण के उन कड़वे सच को और करीब से जानते हैं। तो ये बिजोलिया, जिसका पुराना नाम था विंध्यावली, मेवाड़ रियासत का कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं था। ये एक ए ग्रेड या प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मतलब एकदम महत्वपूर्ण और अमीर जागीर। और इसकी नींव रखी थी अशोक परमार ने,
जिन्हें खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ देने के इनाम के तौर पर उनकी वीरता के लिए ये ऊपरमाल की जागीर दी गई थी। कैसी विडंबना है देखिए, जो जमीन वीरता के सम्मान में हासिल की गई थी, उसी जमीन पर किसानों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा था। इस ठिकाने में 83 गांव आते थे और यहाँ की लगभग 60% आबादी धाकड़ जाति के किसानों की थी, जो अपनी कड़ी मेहनत और खेती के हुनर के लिए पूरे राजपूताना में मशहूर थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के सबसे ऊपर बैठा था स्थानीय सामंत यानी ठिकानेदार। उसके हाथ में थी किसानों का भविष्य तय करने की असीमित शक्ति, और यही शक्ति टकराव का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। किसानों के शोषण के दो सबसे बड़े और क्रूर हथियार थे लाटा और कुंता पद्धतियां। ये सिर्फ टैक्स वसूलने के तरीके नहीं थे, ये किसानों को हमेशा गरीबी और कर्ज में रखने की गारंटी थे। लाटा पद्धति में क्या होता था कि फसल कटने के बाद जब अनाज खलियान में इकट्ठा होता था तो ठिकाने के अधिकारी आकर सीधे सीधे अपनी मर्जी से हिस्सा ले जाते थे। कोई नियम कानून नहीं, सब कुछ अधिकारी की मर्जी पर। लेकिन कुंता पद्धति तो और भी ज्यादा जालिम थी। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से फसल उगाई, लेकिन कोई अधिकारी सिर्फ खेत में खड़ी फसल को दूर से देखकर अंदाजा लगा दे कि पैदावार कितनी होगी और वही आपका टैक्स बन जाए। चाहे बाद में सूखा पड़े या ओले गिरें, आपको उतना ही देना पड़ेगा। ठिकानेदार के एजेंट जानबूझकर पैदावार का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर लगाते थे। कुंता पद्धति किसानों के लिए एक जुए की तरह थी, जिसमें जीत हमेशा ठिकानेदार की होती थी और हार हमेशा किसान की। तो अन्याय और शोषण का ये घड़ा न धीरे धीरे भर रहा था सालों से, और 1897 आते आते ये बिल्कुल लबालब भर चुका था। अब बस एक आखिरी बूंद की जरूरत थी, एक चिंगारी की जो विद्रोह के इस दबी हुई आग को भड़का सके। हमारे विश्लेषण का ये दूसरा भाग उसी पहली चिंगारी की कहानी है। हम उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने किसानों के दशकों के दबे हुए गुस्से को पहली बार एक संगठित विरोध में बदल दिया। ये वो दौर था जब छोटे छोटे प्रतिरोधों ने मिलकर एक बड़े आंदोलन की नींव रखी और साधु सीताराम दास जैसे स्थानीय नेता उभरकर सामने आए। ये कहानी है उस पल की जब चुपचाप सब कुछ सहने वाले किसानों ने पहली बार नहीं कहना सीखा। आइए उन शुरुआती वर्षों में चलें और देखें कि विद्रोह की ये पहली चिंगारी कैसे और कहां से भड़की। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत बड़ी अजीब बात है, एक दुख के मौके पर हुई। साल था 1897। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के यहाँ एक मृत्यु भोज था। हजारों किसान इकट्ठा हुए थे। दुख के उस मौके पर उन्होंने अपने साझा दुख पर बात की और वहीं पहली बार ठिकानेदार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का सामूहिक फैसला लिया। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नाम के दो किसानों को अपना नुमाइंदा बनाकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर भेजा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इससे ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया। 1903 में उसने एक ऐसा कर लगाया जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि बेहद अपमानजनक था। चांवरी कर। अपनी ही बेटी की शादी की खुशी मनाने के लिए ठिकाने को 5 रुपए देने पड़ते थे। यह किसानों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और जब 1906 में नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह आया तो उसने अपनी गद्दी का खर्चा भी तलवार बंधाई कर के नाम पर किसानों से ही वसूला। हर नया कर, हर नया जुल्म किसानों को तोड़ने के बजाय उनके इरादे को फौलाद की तरह और मजबूत कर रहा था। हम इस शर्मनाक कर को देने की बजाय अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये बिजोलिया के किसानों की आत्मा की आवाज थी। ये उनकी पहली बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। जब हजारों किसानों ने एकजुट होकर 2 साल तक अपनी बेटियों के विवाह रोक दिए तो यह ठिकानेदार के लिए एक सीधी और शक्तिशाली चुनौती थी। यह सामाजिक बहिष्कार का एक ऐसा रूप था जिसने सामंती सत्ता को हिलाकर रख दिया। सोचिए उस सामाजिक दबाव के बारे में, उस सामूहिक संकल्प के बारे में। आखिरकार ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा। उसे न केवल चमड़ी कर हटाना पड़ा बल्कि लगान में भी कुछ छूट देनी पड़ी। इस घटना ने किसानों को सबसे बड़ा सबक सिखाया। जब वे अलग अलग थे तो कमजोर थे, लेकिन जब वे एकजुट हुए तो वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे ठिकानेदार भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी एकता ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। अभी तक ये आग स्थानीय स्तर पर सुलग रही थी, जिसे साधु सीताराम दास जैसे नेता हवा दे रहे थे। ये एक बहुत जरूरी शुरुआत थी, लेकिन आंदोलन को एक बड़ी दिशा, एक संगठित ढांचा और एक राष्ट्रीय पहचान की जरूरत थी। इस चिंगारी को एक राष्ट्रीय मशाल बनाने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इसकी पूरी दिशा और दशा बदल दे, जो किसानों के गुस्से को एक अनुशासित रणनीति में ढाल सके। और 1916 में वो लीडर बिजौलिया पहुंचा।
हमारे विश्लेषण का यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी मोड़ पर केंद्रित है जब इस आंदोलन को एक ऐसा नेता मिला जिसने बिजोलिया के संघर्ष को पूरे भारत की आवाज बना दिया। चलिए जानते हैं कौन थे विजय सिंह पथिक और कैसे उन्होंने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। वो नायक थे विजय सिंह पथिक। उनका असली नाम भूप सिंह गुर्जर था और वे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले एक सशस्त्र क्रांतिकारी थे। रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम करते हुए वे अंग्रेजों से बचकर राजस्थान आए थे और अपना नाम बदल कर रह रहे थे। 1916 में साधु सीताराम दास ने उनकी संगठन क्षमता और क्रांतिकारी भावना को पहचाना और उनसे बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। पथिक जी के आते ही आंदोलन का कायाकल्प हो गया। उन्होंने किसानों के बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा दी, उनके विरोध को एक रणनीति दी। उन्होंने इस प्रतिरोध को एक संगठित, अनुशासित और पूरी तरह से अहिंसक जन आंदोलन में बदल दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और निडरता के कारण ही उन्हें ऊपर माल का शेर कहा जाने लगा। उन्होंने किसानों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने उन्हें स्वराज का पहला पाठ पढ़ाया। ये सिखाया कि व्यवस्थित तरीके से कैसे लड़ा जाता है और कैसे अपना शासन खुद चलाया जाता है। पथिक जी की रणनीति सिर्फ विरोध करने तक सीमित नहीं थी। ये स्वशासन या स्वराज की एक जीती जागती प्रयोगशाला थी जिसके 4 प्रमुख स्तंभ थे। सबसे पहले उन्होंने ऊपरमाल सेवा समिति बनाकर युवाओं को संगठित किया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाई। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम था 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। इसे ठीक से समझिए, ये सिर्फ एक पंचायत नहीं थी, ये किसानों की अपनी समानांतर सरकार थी। ये ऐलान था कि अब हम ठिकानेदार के कानून को नहीं बल्कि अपने बनाए नियमों को मानेंगे। तीसरा, मन्ना पटेल की अध्यक्षता में इस बोर्ड ने ठिकाने की अदालतों का बहिष्कार कर दिया। किसानों ने अपने झगड़े खुद सुलझाना शुरू किया और ठिकाने को कोई भी कर देना पूरी तरह से बंद कर दिया। और चौथा, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप के जरिए बिजोलिया के संघर्ष को एक छोटे से ठिकाने की कहानी से निकालकर पूरे देश की लड़ाई बना दिया। पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन अपनी बुलंदियों पर था। किसानों में एक नया आत्मविश्वास और जोश था। लेकिन हर लंबे संघर्ष की कहानी में एक मोड़ आता है जहां जीत के साथ हार का स्वाद भी चखना पड़ता है। संघर्ष की राह कभी सीधी नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विश्लेषण का ये चौथा भाग हमें आंदोलन के उसी सबसे नाटकीय दौर में ले जाता है जहां किसानों ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को भी हिला दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक ऐसी रणनीतिक भूल हुई जिसने उन्हें कई साल पीछे धकेल दिया। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जीत का आत्मविश्वास जब अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो उसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। चलिए उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने आंदोलन का भविष्य तय किया। 1922 तक बिजोलिया आंदोलन की गूंज पूरे भारत में सुनाई देने लगी थी। तिलक और गांधी जी जैसे नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव बन गया। राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया कि राजपुताना के तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को खुद किसानों से बात करने के लिए बिजोलिया आना पड़ा। उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अधिकारी एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड अपनी पूरी सत्ता और शानो शौकत के साथ, दूसरी तरफ जमीन पर बैठे धोती कुर्ता पहने निहत्थे किसान और उनके नेता विजय सिंह पथिक। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये किसानों के अहिंसक सत्याग्रह की सबसे बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। इस लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ जिसे हॉलैंड समझौता के नाम से जाना जाता है, जो आंदोलन के शिखर का प्रतीक है। ये समझौता सिर्फ कागजी नहीं था, इसका असर जमीन पर दिखा। किसानों पर लगे कुल 84 करों में से 35 अन्यायपूर्ण करों को एक झटके में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सोचिए, 1/3 से ज्यादा बोझ जो पीढ़ियों से उनकी कमर तोड़ रहा था, हमेशा के लिए हट गया। बेगार प्रथा जैसी अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि संगठित और अहिंसक संघर्ष से बड़ी सत्ता को भी बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है और उसे झुकाया जा सकता है। यह सिर्फ बिजोलिया की जीत नहीं थी, ये पूरे भारत के किसान आंदोलनों के लिए उम्मीद की एक किरण थी। इसने साबित कर दिया कि अगर किसान एकजुट और अहिंसक रहें तो वे सबसे बड़ी सत्ता को भी झुका सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीत को पचाना भी एक कला है, और शायद यहीं पर चूक हो गई। इस जबरदस्त जीत के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे आज भी इस आंदोलन की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल कहा जाता है। 1927 में ऐसा क्या हुआ कि आसमान छू रहा आंदोलन अचानक जमीन पर आ गिरा?
जब किसान इतने शक्तिशाली हो चुके थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ा? ये सवाल हमें उस दौर के अति आत्मविश्वास और एक ऐसे जोखिम भरे फैसले की ओर ले जाता है जिसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए। चलिए इस ऐतिहासिक भूल को समझते हैं जिसने आंदोलन की कमर तोड़ दी और उसके सबसे बड़े नायक को उससे अलग होने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि 1922 के समझौते के कुछ साल बाद ठिकानेदार ने फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी और असिंचित भूमि यानी बारानी जमीन पर लगान बढ़ा दिया। इसके विरोध में विजय सिंह पथिक की सलाह पर किसानों ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपने सबसे कीमती और उपजाऊ सिंचित जमीन मालभूमि पर खेती करने से मना कर दिया और जमीनें ठिकाने को लौटा दी। किसानों की सोच ये थी कि ठिकानेदार अपनी सबसे ज्यादा कमाई देने वाली जमीन को खाली नहीं देख पाएगा और उसे मजबूरन झुकना पड़ेगा। ये एक तरह का सत्याग्रह का अगला स्तर था, एक बहुत बड़ा दांव। ये वही आत्मविश्वास था जो पिछली जीतों से पैदा हुआ था। लेकिन वे ये भूल गए कि जिससे वे लड़ रहे हैं वो सिर्फ लालची ही नहीं बल्कि क्रूर भी है और वो किसानों की एकता को तोड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। और नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उलट निकला, विनाशकारी। ठेकेदार झुका नहीं, उसने किसानों की छोड़ी हुई जमीन को जब्त किया और उसे बाहरी लोगों, सिंधी और बनियों को नीलाम कर दिया। रातों रात हजारों धाकड़ किसान जो सदियों से उस जमीन के मालिक थे, अपनी ही पैतृक भूमि पर मजदूर बन गए, भूमिहीन हो गए। ये एक ऐसा झटका था जिसने आंदोलन की आत्मा को हिलाकर रख दिया। किसानों का मनोबल पूरी तरह टूट गया और आंदोलन में गहरी निराशा फैल गई। इस रणनीतिक विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विजय सिंह पथिक का दिल टूट गया। जिस आंदोलन को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया था, उसे इस हाल में देखकर उन्होंने 1927 में खुद को उसके नेतृत्व से अलग कर लिया। आंदोलन का एक सुनहरा अध्याय एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर थम गया। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब सबसे बड़ा नेता जा चुका था और किसान अपनी जमीन गंवा चुके थे, तब बिजौलिया के संघर्ष की राख से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। हमारे विश्लेषण का ये अंतिम भाग उसी फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठ खड़े होने की कहानी है। ये हमें बताता है कि कैसे नए नेतृत्व ने बिखर चुके आंदोलन को फिर से समेटा, लोगों के टूटे हुए विश्वास को जोड़ा और उसे उसकी अंतिम और निर्णायक जीत तक पहुंचाया। ये कहानी के उस हिस्से पर केंद्रित है जहां धैर्य ने अति आत्मविश्वास की जगह ले ली। हम देखेंगे कि इस 44 साल के महायज्ञ की अंतिम आहुति कैसे दी गई और इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ी। तो 1927 के बाद आंदोलन की बागडोर नए हाथों में आई। जब किसानों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, तब मेवाड़ के गांधी कहे जाने वाले माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपने लिखे हुए देशभक्ति गीत पंछीड़ा से किसानों में एक नई जान फूंकी। यह गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, ये टूटे हुए हौसलों के लिए मरहम था, जिसने किसानों को फिर से एकजुट किया। उनके साथ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जुड़े, जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर आंदोलन को संभाला। लेकिन इस दौर की सबसे क्रांतिकारी बात थी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी जैसी नेत्रियों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर संघर्ष के मैदान में खड़ा कर दिया। अब यह सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवारों का आंदोलन बन चुका था। आंदोलन का यह तीसरा और अंतिम चरण धैर्य और दृढ़ता की एक जीती जागती मिसाल है। ये 14 साल का लंबा इंतजार था। इसमें कोई बड़ी जीत या हार नहीं थी, बस लगातार बातचीत और दबाव की अथक रणनीति थी जो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में चलती रही। आखिरकार बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य और लगातार दबाव के कारण 1941 में वो दिन आया जिसका 44 सालों से इंतजार था। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचार्य ने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा। माणिक्यलाल वर्मा और अन्य किसान नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। 44 साल के महायज्ञ के बाद किसानों को उनकी जमीनें वापस मिलीं और सभी अन्यायपूर्ण कर हमेशा के लिए इतिहास बन गए। बिजौलिया की जीत सिर्फ एक ठिकाने की जीत नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे राजस्थान में सामंतवाद के खिलाफ आग लगा दी। बिजौलिया से प्रेरणा लेकर बेगू, बूंदी, अलवर और शेखावाटी जैसी जगहों पर किसान आंदोलनों की एक लहर उठ खड़ी हुई। इसने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन ने किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। ये लड़ाई अब सिर्फ करों की नहीं रही थी, ये किसानों के आत्मसम्मान, उनके हक और उनकी आवाज की लड़ाई बन चुकी थी, जिसने आने वाले दशकों में राजस्थान की राजनीति की दिशा तय कर दी।
इसने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों और भारत के साथ राज्य के एकीकरण के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और आखिर में ये तथ्य इस आंदोलन के पूरे सार को समेट लेता है। बिजोलिया किसान आंदोलन विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला संगठित और पूरी तरह से अहिंसक किसान आंदोलन बना हुआ है। 44 वर्षों तक हजारों किसानों का बिना एक भी हिंसक घटना के एक शक्तिशाली व्यवस्था के खिलाफ लड़ना और अंत में जीत हासिल करना मानवीय इतिहास में एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अध्याय है। ये हमें एक सीधा और सच्चा सबक सिखाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर धैर्य के साथ लड़ा गया संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। उसकी जीत देर से ही सही पर निश्चित होती है। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 44 साल, एक पूरा जीवन, इतना लंबा अहिंसक संघर्ष हमें आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, धैर्य की असली ताकत के बारे में क्या सिखाता है? क्या असली और टिकाऊ बदलाव के लिए सबसे बड़ा हथियार इंतजार करने की क्षमता यानी धैर्य ही है? आज जब विरोध प्रदर्शन अक्सर कुछ दिनों में ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं, तब बिजोलिया की कहानी हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम धैर्य की उस शक्ति को भूलते जा रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।